खबरों की शुरुआत में सबसे पहले बात प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज अलीगढ़ में एक चुनावी रैली करने जा रहे हैं। बतौर प्रधानमंत्री अलीगढ़ में न सिर्फ उनका पहला दौरा है, इसके पहले वो बतौर गुजरात के मुख्यमंत्री यहां पर लोकसभा की रैली को संबोधित कर चुके हैं। मोदी नुमाइश मैदान में इस सभा को दोपहर 2 बजे से संबोधित करेंगे और अलीगढ़ की 7 विधानसभाओं के बीजेपी प्रत्याशियों के समर्थन में वोट की अपील करेंगे। अलीगढ़ की रैली इस लिहाज से भी काफी मायने रखती है क्योंकि घर वापसी का मुद्दा यहीं से उठा था। ये कल्याण सिंह का गढ़ भी है। यूपी चुनाव का पहला चरण आपको बताते हैं कि 11 फरवरी से शुरू हो रहा है और इसी क्रम में आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अलीगढ़ पहुंचेंगे। योगेंद्र हमारे संवाददाता इस खबर पर ज्यादा चर्चा और बातचीत के साथ जुड़ रहे हैं। योगेंद्र, प्रधानमंत्री का कार्यक्रम है, जनसभा को संबोधित करना है, लोगों में किस तरह का रुझान देखने को मिल रहा है क्योंकि प्रधानमंत्री बनने के बाद ये पहला मौका है जब नरेंद्र मोदी अलीगढ़ के दौरे पर है। हाँ देखिए, ये बिल्कुल आप सही कह रहे हैं कि ये प्रधानमंत्री बनने के बाद वो अलीगढ़ के पहले दौरे पर हैं और इससे लोगों में यहाँ पे काफी उत्साह है। उसी के साथ साथ जो प्रशासन ने भी लोगों के उत्साह को देखते हुए सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए हैं। यहाँ पर एसपीजी के आईजी खुद यहाँ पर डेरा डाले हुए हैं, उनकी पूरी टीमें भी यहाँ पर हैं और उसके अलावा अलीगढ़ के डीएम एसएसपी जितने भी अधिकारी हैं वो भी सब सुरक्षा इंतजामों की देखरेख और व्यवस्थाओं की देखरेख कर रहे हैं। सब तरह से जितने भी यहाँ पर लोग हैं उनको सबको काफी लोगों को पास जारी किए गए हैं जिससे कि किसी भी तरीके की कोई भी अव्यवस्था न हो। और लोग जो पार्टी कार्यकर्ता है वो भी काफी उत्साहित है। उनका भी ये कहना है कि मोदी के आने से यहाँ पर यहाँ पर जो राजनीतिक हवा है वो काफी हद तक बीजेपी के हवा तरफ होने की उम्मीद है। बिल्कुल योगेंद्र, आप जिस तरह से बता रहे हैं कि बीजेपी कार्यकर्ता बेहद उत्साहित हैं और उन्हें लगता है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के दौरे के बाद जो बीजेपी की बैटरी है वो थोड़ी और ज्यादा चार्ज हो जाएगी। बीजेपी नेताओं की तरफ से लगातार इस बात को लेकर कोशिश की जा रही है कि खासतौर पर प्रधानमंत्री की जब जनसभा हो तो भीड़ अच्छी खासी उमड़े। क्या संभावनाएं जाहिर की जा रही हैं? कितनी तादाद में लोग प्रधानमंत्री मोदी को देखने सुनने के लिए पहुंच सकते हैं? देखिए, किस मैदान में नुमाइश ग्राउंड एक मैदान है जिसमें ये सभा होनी है, उसकी पूरी कैपेसिटी लगभग 1 लाख लोगों की है। ठीक है, तो जो बीजेपी के जो कार्यकर्ता हैं वो इस बात का प्रयास कर रहे हैं कि मैदान तो पूरी तरीके से भर जाए और अब जब मोदी जी आएंगे तो पता चलेगा कि अगर मैदान पूरा भर गया तो उनकी है। योगेंद्र, हालांकि चुनावी बेला है, रैलियों का रेला लगा हुआ है और लोग इस तरह की रैलियों को देख और सुन तो रहे ही हैं और लोगों के जहन पर जो राजनीतिक दलों की तरफ से वादे किए जा रहे हैं उनका प्रभाव भी पड़ रहा है। लोगों से भी आपने बातचीत करने की कोशिश की होगी, प्रधानमंत्री के दौरे को लेकर उनमें कितना उत्साह देखने को मिल रहा है? देखिए, नोटबंदी के बाद से जिस तरीके का माहौल बना था, हर आदमी परेशान था, उसको देखते हुए जो यहाँ पर लोग बाग हैं अब वो मोदी जी आज यहाँ आ रहे हैं तो सभी इसी बात को लेकर सब देख रहे हैं कि मोदी जी यहाँ कौन सा नया ऐलान करते हैं, मोदी जी यहाँ कौन सी नई बात कहते हैं। तो जितनी भी चुनाव में जो भी बातें वो पुरानी कहते हैं वो तो सभी को पता है, लेकिन हर आदमी यही उम्मीद कर रहा है कि क्या कोई नई बात हो यहाँ पर। चलिए, बिल्कुल, बहुत शुक्रिया योगेंद्र इस खबर पर तमाम जानकारी और बातचीत के लिए। तो बीजेपी उम्मीदवारों के लिए वोटों की अपील करेंगे प्रधानमंत्री और बीजेपी के पक्ष में माहौल बनाने की कोशिश करेंगे। कल्याण सिंह का गढ़ माना जाता है जहां पर आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एक जनसभा को संबोधित करने जा रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मेरठ में शनिवार को एक रैली की। उन्होंने यूपी में विकास के लिए बीजेपी की सरकार बनाने की अपील की। प्रधानमंत्री ने सपा कांग्रेस के गठबंधन पर जमकर निशाना साधा तो गुंडा राज को लेकर अखिलेश सरकार की जमकर खिंचाई की। मेरठ की रैली में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने विपक्ष पर जोरदार हमला बोला। सपा कांग्रेस गठबंधन पर प्रहार करते हुए मोदी ने कहा कि कांग्रेस गांव-गांव जाकर ये बता रही थी कि यूपी को कैसे लूटा जा रहा है और अब वो अपना उल्लू सीधा करने के लिए समाजवादी पार्टी के साथ है। ये कांग्रेस वाले एक रथ यात्रा निकाल करके गांव-गांव जाकर के
ये सपा को गालियां दे रहे थे कि नहीं दे रहे थे? उत्तर प्रदेश सरकार को बदनाम कर रहे थे कि नहीं कर रहे थे? रातों रात ऐसा क्या हो गया कि आप उनके गले लग गए? अपनी सरकार को बेदाग बताते हुए पीएम मोदी ने कहा कि यूपी में बीजेपी की लड़ाई भ्रष्टाचार, गुंडाराज और अपराधियों को राजनीतिक आश्रय देने वालों के खिलाफ है। गुंडागर्दी वो राजनीतिक आश्रय से पली बड़ी है। गुंडाओं को आश्रय देने वाले, गुंडागिरी को आश्रय देने वाले, क्या ऐसी सत्ता को हटाना है कि नहीं हटाना है? सुख चैन की जिंदगी जीना है कि नहीं जीना है? निर्दोषों को बचाना है कि नहीं बचाना है? मां बहन की इज्जत बचानी है कि नहीं बचानी है? प्रधानमंत्री मोदी ने सर्जिकल स्ट्राइक और नोटबंदी को लेकर भी सरकार की जमकर तारीफ की। वातावरण ऐसा बना दिया गया था, फौजियों को मारा जा रहा था। भाइयों बहनों, मैंने फौजियों से बात की और जब हमारी फौज ने सर्जिकल स्ट्राइक की, दुनिया के बड़े बड़े देश अभी अध्ययन कर रहे हैं ये कैसे हुआ। इतना बड़ा ऑपरेशन और पाकिस्तान की धरती पर जाकर के देश को भ्रष्टाचार से मुक्त करने की इस लड़ाई में मेरा साथ दीजिए। देश को भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ाई में मुझे आपका साथ चाहिए। मैं आपको बताता हूं, जब तक मैं हूं मैं चैन से बैठूंगा नहीं और मैं लुटेरों को चैन से बैठने नहीं दूंगा। मेरठ की धरती को आजादी के सेनानियों को जन्म देने वाली धरती बताते हुए प्रधानमंत्री ने कहा कि अंग्रेजों से मुक्ति की लड़ाई यहीं से शुरू हुई थी और उत्तर प्रदेश की मुक्ति का संग्राम भी यहीं से शुरू होगा। प्रधानमंत्री मोदी की इस रैली में मेरठ, मुजफ्फरनगर, बागपत, हापुड़ और गाजियाबाद जिले के 18 विधानसभा सीटों के उम्मीदवार आए थे। ब्यूरो रिपोर्ट, एपीएन। पश्चिमी यूपी की सबसे हॉट सीट होने की वजह से नोएडा सीट पर सभी राजनीतिक दलों की निगाह। यहां पर केंद्रीय गृह मंत्री राजनाथ सिंह के बेटे पंकज बीजेपी के कैंडिडेट हैं। उनके समर्थन में बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अमित शाह आज नोएडा पहुंच रहे हैं। वो सेक्टर 44 में शाम को एक जनसभा को संबोधित करेंगे। नोएडा विधानसभा सीट पर चुनाव प्रचार करने से बड़े बड़े नेता कतराते हैं। इस सीट पर न तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और न ही मुख्यमंत्री और सपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने अपना कार्यक्रम तय किया है। अखिलेश 1 फरवरी को सिकंदराबाद आ रहे हैं। इतना ही नहीं, बीएसपी सुप्रीमो मायावती नोएडा आने के बजाय गाजियाबाद में 7 फरवरी को होने वाली रैली में जिले के बीएसपी नेताओं को बुला रही हैं। नोएडा के साथ साथ दादरी और जेवर सीटें गौतम बुद्ध नगर जिले में आती हैं। ये मायावती का गृह जिला है। यहाँ पर बीएसपी कार्यकर्ता बादलपुर की बेटी मायावती के नाम पर वोट की अपील कर रहे हैं। दूसरी तरफ बीएसपी प्रत्याशी रविकांत मिश्र ब्राह्मण वोट बैंक में भी सेंध लगाने की कोशिश में। वो बीएसपी के राज्यसभा सदस्य सतीश मिश्र की जनसभा नोएडा में कराना चाहते हैं। सपा से सुनील चौधरी हैं, उन्हें पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव और राज्यसभा सदस्य सुरेंद्र नागर की सिफारिश पर टिकट दी गई। अब उनको जिताने की जिम्मेदारी भी सुरेंद्र नागर के कांधों पर है और इसके लिए वो बीएसपी के पुराने संपर्कों के जरिए जनमत जुटाने की कोशिश में लगे हुए हैं। तो मायावती के गृह जिले में भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अमित शाह हुंकार भरने जा रहे हैं। पंकज सिंह के लिए वो चुनाव प्रचार करने के लिए पहुंचने वाले हैं। नोएडा में अमित शाह की रैली है। सेक्टर 44 में वो आज शाम 6 बजे के आसपास एक जनसभा को संबोधित करते हुए पंकज सिंह के लिए वोट की अपील करते नजर आएंगे। आपको बता दें कि केंद्रीय गृह मंत्री राजनाथ सिंह के बेटे हैं पंकज सिंह, जो चुनावी मैदान में हैं। उनके चुनावी प्रचार के लिए पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अमित शाह आज नोएडा सेक्टर 44 पहुंचने वाले हैं, जहां पर आज शाम उनकी एक जनसभा होनी। विक्रम मिश्रा हमारे संवाददाता इस खबर पर ज्यादा चर्चा और बातचीत के साथ जुड़ रहे हैं। विक्रम, रैलियों का रेला देखने को मिल रहा है, एक दूसरे पर बढ़त बनाने की कोशिश की जा रही है।
आम जनता के जहन में क्या कुछ चल रहा है। आप राजधानी में भी मौजूद हैं, हर जगह द्वंद्व और अपील सभी की यही कि अगर हमारी सरकार आएगी तो हम तस्वीर बदल देंगे, हम तकदीर बदल देंगे। लोगों के जहन में क्या कुछ चल रहा है? देखिए, जिस तरीके से उत्तर प्रदेश की अगर बात करें तो उत्तर प्रदेश के भीतर जिस तरीके से रैलियों का रेला, आपने बिल्कुल सटीक शब्द इस्तेमाल किया कि रैलियों का रेला जिस तरीके से चलाया जा रहा है, चाहे वो भारतीय जनता पार्टी की ओर से हो या फिर सपा कांग्रेस गठबंधन की ओर से है, बहुजन समाज पार्टी की ओर से हो या फिर पश्चिमी उत्तर प्रदेश में आरएलडी और तमाम अन्य दल जो है उनकी ओर से किया जा रहा हो, तो निश्चित तौर पर जिस तरीके से तकदीर और तस्वीर बदलने की बात हर तरफ से की जा रही है। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि जिस तरीके से उत्तर प्रदेश तमाम पिछले कई सालों से बदहाल है, यहाँ पर बुनियादी ढांचे जो हैं वो अभी तक यहाँ पर मजबूत और दुरुस्त नहीं किए गए हैं। इसके अलावा जिस तरीके से मुसलमानों को सिर्फ वोट बैंक के लिए इस्तेमाल किया जाता रहा है, उसको लेकर के तमाम दावे और वायदे पेश किए जा रहे हैं। तो अक्षय, निश्चित तौर पर अभी भी तमाम उन चीज़ों की, सुविधाओं की आवश्यकता है जो काफ़ी दिनों पहले ही मुकम्मल हो जानी चाहिए थी इस प्रदेश के नाम पर। दूसरी अगर चीज़ देखें तो सेंट्रल गवर्नमेंट के नाम पर अगर भारतीय जनता पार्टी की अगर बात करें तो भारतीय जनता पार्टी केंद्र में सरकार चला रही है, लेकिन अब भी उसको यहां पर राम के सहारे वोट लेने की जरूरत पड़ रही है। राम का नाम लेकर के वो इस चुनावी बैतरणी को पार करने की कोशिश कर रही है। इसके साथ अगर देखा जाए अन्य दलों की, तो समाजवादी पार्टी और कांग्रेस के गठबंधन के साथ बहुजन समाज पार्टी की अगर बात करें तो मुसलमानों और दलितों के वोट बैंक पर आधारित इनका वोट बैंक जो है उसको लेकर के ये लोग राजनीति कर रहे हैं कि अगर दलित और मुसलमान एक मंच पे आ जाते हैं तो इनकी चुनावी बैतरणी जो है वो पार हो जाएगी। ऐसा नहीं है, इन सभी मसलों को लेकर के अब तमाम उलेमा और तमाम जो धर्मगुरु हैं वो भी इस चुनावी समर में कूद चुके हैं और वो भी अब एक दूसरे से अपील कर रहे हैं, अपने धर्म के लोगों से अपील कर रहे हैं कि वो फलाने पार्टी को वोट करें। तो ये तमाम ऐसी चीज है जिसको लेकर के तकदीर तस्वीर दोनों बदलने की बात कही जा रही है। लेकिन अभी भी अगर उत्तर प्रदेश की सूरत देखें तो बदसूरत ही दिखती है। अक्षय, बिल्कुल विक्रम, आपने जिस तरह से जिक्र किया कि चाहे भारतीय जनता पार्टी हो, वो मंदिर के मुद्दे को भी कहीं ना कहीं बीच में ला रही है, लोगों को कहीं ना कहीं अपनी ओर आकर्षित करने की कोशिश की जा रही है। कमोबेश यही हाल सभी दलों का है। अब तक कांग्रेस की तरफ से खाट पर चर्चा भी देखी और दम भी देखा कि 27 साल यूपी बेहाल, मजबूरी में अब उन्हें गठबंधन करना पड़ा समाजवादी पार्टी से। वो समाजवादी पार्टी जो अब तक कहती रही कि हमारी साइकिल रफ्तार के साथ चल रही है, लेकिन उन्हें भी हाथ की जरूरत पड़ गई। आम जनता क्या करे? आम जनता कंफ्यूजन में है कि लोग सब बड़े बड़े दावे कर रहे हैं, बड़े बड़े वादे कर रहे हैं, लेकिन जब बात खरा उतरने की आती है तो नतीजा वही ढाक के तीन पात। निश्चित तौर पर अक्षय, निश्चित तौर पर जिस तरीके से तमाम दावे किए जा रहे हैं, लेकिन जो मसौदा है वो सारा का सारा जो है वो सिफर ही मिलता हुआ दिखाई दे रहा है। अगर उत्तर प्रदेश के सिनेरियो की अगर बात करें तो जिस तरीके से समाजवादी पार्टी ने दावा किया था कि वो तमाम जो वायदे थे उसके वो पूरे कर दिए हैं, अब नए इरादों के साथ नए सिरे से फिर नए वायदे किए जाएंगे और उनको पूरा किया जाएगा। लेकिन उत्तर प्रदेश की अगर बात करें तो उत्तर प्रदेश में एक्सप्रेस वे बनाने की बात समाजवादी पार्टी ने किया कि उसको बनाने के साथ ही उत्तर प्रदेश में विकास की रफ्तार बढ़ा दी जाएगी, लेकिन 35% काम पर ही उसको इनॉग्रेट कर दिया गया, लोगों के लिए खोल दिया गया और कारण यह रहा कि वहां पर एक्सीडेंट्स तमाम हो रहे हैं। इसके साथ अगर देखें तो मेट्रो चलाने की बात कही जा रही थी, मेट्रो को लेकर के तमाम दावे किए गए। सेंट्रल गवर्नमेंट भी उस पर अपना अधिकार जमा रही है क्योंकि 60 और 40 का रेशियो होता है, उसमें सेंट्रल गवर्नमेंट का भी अधिकार है, स्टेट गवर्नमेंट का भी अधिकार है, उसको लेकर के रायशुमारी तेज होने लगी है। गोरखपुर में एम्स लाने की बात कही जा रही है, गोरखपुर में वो खाद जो कारखाना था उसको ओपन करने की बात कही जा रही है। ये तमाम ऐसे दावे और वायदे जरूर पेश किए जा रहे हैं। जनता इस पशोपेश में है कि आखिर किसको वोट करे किसको ना करे, लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि जनता के जनार्दन होने का वक्त आ गया है और ऐसे में जनता भी समझदार है, उसे यह पता है कि पिछले 5 सालों में किसने काम किया है और पिछले 5 सालों में सिर्फ किसने जबानी जमा खर्च से काम किया हुआ है। तो निश्चित तौर पर आने वाला 11 मार्च जो है वो तय कर देगा कि ये जो दावे मंच से किए जा रहे हैं बड़े बड़े, इसका हकीकत किसके पास जाता है और जनता का वोट किसको मिलता है, सराहना बिल्कुल नतीजों के बाद ही पता चल पाएगा कि आखिर जनता किस पर भरोसा करती है। अब नोएडा से जुड़ा एक सवाल है, एक मिथक, विक्रम आप तो समझते ही हैं कि नोएडा से जुड़ा मिथक है कि यहाँ पर जो भी मुख्यमंत्री होता है वो जाने से कतराता रहा है। हाल में चर्चाएं थी कि अखिलेश यादव भी शायद नोएडा में जनसभा को संबोधित करेंगे, लेकिन कोई कार्यक्रम तय नहीं है। प्रधानमंत्री के भी किसी तरह के कोई कार्यक्रम नहीं है। मांग की जा रही है बीएसपी की तरफ से कि सतीश चंद्र मिश्र को कम से कम भेज दीजिए। तो नोएडा को इस तरह से अछूता छोड़ने की कोशिश की जा रही क्या कि जो अपने से नीचे लेवल के नेता हैं उन्हें भेजिए?
देखिए, नोएडा के बारे में एक तरीके से ये कहा जाता है क्योंकि वो इस इलाके में आता है, वहां पर ये माना जाता है कि वो दिशाशूल है। दिशाशूल इन द सेंस कि मतलब वहां पर अगर कोई भी चुनावी जनसभा अगर बड़ा नेता वहां से करेगा तो उसकी उल्टी गिनतियां शुरू हो जाएंगी। यही कारण है कि मुख्यमंत्री अखिलेश यादव जब चुनावी जनसभा को संबोधित करना था तो पश्चिमी उत्तर प्रदेश में 11 मार्च को पहले फेज में इलेक्शन जरूर है, तो पश्चिमी उत्तर प्रदेश से चुनाव प्रचार ना शुरू करके, जनसभा ना शुरू करके उन्होंने सबसे पहले सुल्तानपुर से चुनावी जनसभा को संबोधित किया था, यह आपको याद होगा। तो निश्चित तौर पर नोएडा को इस तरीके से अछूता और इस तरीके से अंधविश्वास इन नेताओं के जरिए किया जा रहा है, तो निश्चित तौर पर यह कहा जा सकता है कि जनता भी अब समझदार हो चुकी है और जनता को भी इस बात का एहसास है कि जब ये चुनाव आने से पहले अपने से नीचे काडर के नेताओं को यहां पर चुनाव प्रचार के लिए भेज रहे हैं, तो जब ये राजनीति में सक्रिय हो जाएंगे, जब इनको सत्ता का शीर्ष का सिंहासन मिल जाएगा, तो उसके बाद नोएडा से किस तरीके का बर्ताव होगा ये उनको पता है, ढंग से पता है। लेकिन उसके बावजूद जिस तरीके से बहुजन समाज पार्टी की बात कही जाए, जिस तरीके से माना जाता है कि मायावती ही सिर्फ उसमें एक नेता है और वो जो चाहती है वही होता है, लेकिन उसके बावजूद मायावती नोएडा जाने से कतरा रही हैं। अपने से नीचे नसीमुद्दीन सिद्दीकी, सतीश चंद्र मिश्रा, मेवालाल गौतम, इन तमाम लोगों को वहां पर भेजने की कोशिश कर रही हैं कि वहां पर जाएं और चुनावी जनसभा को संबोधित करें, तो इससे भी उनका दोहरा मापदंड और दोहरा चरित्र चेहरा जो है वो देखने को मिल रहा है। चलिए, बिल्कुल बिल्कुल विक्रम, बने रहिए, हम लगातार चर्चा करेंगे और समझने का प्रयास करेंगे कि उत्तर प्रदेश की सियासत आखिर क्या कुछ और आने वाले वक्त में रंग भी दिखाती है। कांग्रेस उपाध्यक्ष राहुल गांधी और मुख्यमंत्री अखिलेश यादव आज कानपुर में संयुक्त जनसभा को संबोधित करेंगे। एसपीजी की टीम ने गुरुवार को कांग्रेस और सपा अध्यक्षों के साथ शहर में दौरा किया था और 5 जगहों के विकल्प देखने के बाद जीआईसी ग्राउंड को फाइनल किया गया। अब आज राहुल गांधी और अखिलेश दोनों के हेलीकॉप्टर पुलिस लाइन में उतरेंगे। राहुल और अखिलेश रविवार को अलग अलग विशेष विमानों के जरिए तकरीबन 1:30 बजे पहुंचेंगे। दोनों के हेलीकॉप्टर पुलिस लाइन पर लैंड करेंगे। विक्रम, हमारे सहयोगी लगातार ज्यादा चर्चा और बातचीत के साथ बने हैं। विक्रम, ताबड़तोड़ प्रचार के जरिए अपनी पार्टी के पक्ष में माहौल बनाने की कोशिश की जा रही है और अब तो 2 अच्छे लड़कों की दोस्ती भी हो चुकी है। कितना सकारात्मक असर कानपुर पर पड़ता दिख रहा है इस दौरे के बाद? देखिए अक्षय, 2 अच्छे लड़कों की दोस्ती जरूर हुई है, लेकिन जनता के सामने ये अच्छे लड़के कितने ग्राह्य होते हैं, कितना गले के नीचे उतरते हैं, ये देखने वाली बात होगी सबसे पहले। दूसरी बात, जिस तरीके से यूपी को ये साथ पसंद है स्लोगन के नारे के साथ ये लोग उतरे हुए हैं, उस पर विरोधी दल भी जो है वो रणनीति बनाना शुरू कर दिए हैं और ऐसे में मायावती भी पर डे 2 जनसभाएं संबोधित कर रही हैं। हालांकि आज अखिलेश यादव का कानपुर देहात के रसूलाबाद में राहुल गांधी के साथ साझा रोड शो जरूर है और इसको लेकर के काफी व्यापक स्तर पर तैयारियां भी की गई हैं। एसपीजी और जो तमाम पुलिस है, तकरीबन 21 चौकियां जो है वो आसपास इर्द गिर्द में लगा दी गई है। 13 किलोमीटर का ये रूट चार्ट बनाया गया है और रसूलाबाद में ये रैली होनी है। तो सबसे बड़ी बात यह है कि यूपी के विकास के दावे को लेकर के अगर आपने काम बोलता है का नारा दिया था तो आपको गठबंधन की आवश्यकता क्यों पड़ी, सबसे पहली चीज। दूसरी बात, जो जनता उनको रोड पे देखने आ रही है वो कितना वोट में तब्दील होगी ये भी आने वाला 11 मार्च ही तय करेगा कि आखिर गठबंधन को कितने वोट दिए गए। इसके साथ अगर देखा जाए तो जिस तरीके से तमाम दावे और वायदे पेश किए गए थे, चाहे वो कानपुर देहात में इंडस्ट्रियलाइज बेल्ट है, कानपुर देहात का और कानपुर वाला इलाका जो है, वहां पर इंडस्ट्रीज को ओपन करने के लिए यह सवाल जरूर उठेगा कि आपके पिछले 5 साल के गवर्नमेंट के दरमियान कितनी ज्यादा इंडस्ट्रीज को सक्रिय किया गया। आपने तमाम दावे किए थे कि वहां पर यह निवेश आ रहा है, वो निवेश आ रहा है, पराग डेयरी का निवेश आया, अमूल ने वहां पर निवेश किया, इसके साथ में HCL ने निवेश किया, लेकिन वो सारे के सारे हवाई दावे थे। आखिर जमीन पर फलक पे क्यों नहीं ये सारे दावे उतरे? तो इन तमाम सवालों को लेकर के भी जनता इनसे सवाल रायशुमारी जरूर करेगी, सवाल जवाब जरूर करेगी कि आखिर जब ये साथ पसंद है यूपी को, तो यूपी में विकास कहां पे है ये भी आप बताइए और आपको वोट क्यों दें विक्रम, ये मैसेज भी देने की कोशिश की जा रही है कि अखिलेश और राहुल की जोड़ी जय वीरू की तर्ज पर है और ये दोस्ती काफी लंबे वक्त तक जाएगी। लेकिन सवाल तब उठता है जब ये पूछा जाता है कि साइकिल अगर सत्ता पर काबिज होती है तो दिशा कौन देगा? अगर हाथ के साथ अखिलेश यादव कह रहे हैं कि हाथ के साथ वो मजबूत हो गई है, तो दिशा कौन देगा? इस पर लेकर जब सवाल किया जाता है, चाहे अखिलेश यादव से किया जाए या फिर राहुल गांधी से किया जाए, तो कोई माकूल जवाब नहीं मिलता है, कहीं ना कहीं बचने की कोशिश की जाती है। तो सवाल उठते हैं इस तरह की दोस्ती पर। देखिए अक्षय, लाजमी है, क्योंकि जब कांग्रेस गठबंधन से दूर थी और समाजवादी पार्टी गठबंधन से दूर थी तो समाजवादी पार्टी की ओर से चेहरा लॉन्च किया गया था अखिलेश यादव का और कांग्रेस पार्टी की ओर से लॉन्च किया गया था शीला दीक्षित।
कोशिश ये थी कि यादव मुस्लिम वोट बैंक जो है, जो समाजवादी पार्टी का है, वो समाजवादी पार्टी में अगर जा रहा है तो जो ब्राह्मण वोट बैंक है, ठाकुर वोट बैंक है, यानी सवर्ण वोट बैंक जो है, वो कहीं ना कहीं कांग्रेस में शीला दीक्षित के नाम से आ जाए। निश्चित तौर पर यह कोशिश भी थी कि सेकुलर होने के नाते कुछ मुसलमान, कुछ दलित जो हैं वो भी कांग्रेस के साथ जुड़ेंगे और अच्छे सीटों पर कांग्रेस चुनाव लड़ेगी। लेकिन मामला जो है वो ढाक के 3-5 होते हुए दिखाई दे गया। कारण यह था कि कांग्रेस अभी भी उत्तर प्रदेश के भीतर वेंटिलेटर पे है और इसको संजीवनी की आवश्यकता थी। मजबूरी की दोस्ती है, जरूरत की दोस्ती है और कोशिश यही है कि चुनावी बैतरणी को पार किया जाए। यही कारण है कि अखिलेश यादव जो हैं वो इन सभी मसलों को लेकर के एक तरीके से रोड मैप तैयार किए। राहुल गांधी से मुलाकात हुई और राहुल गांधी ने भी इन सारी चीजों को सक्रियता से माना कि सारी चीजें बेहतर हैं। दूसरी बात, आपका यह सवाल उठना लाजमी है कि आखिर जब साइकिल पे हाथ का साथ मिल गया है तो साइकिल के हैंडल पर किसका कब्जा होगा और कौन दिशा निर्देश करेगा। निश्चित तौर पर जब गठबंधन की बात आई है तो दोनों दलों से रायशुमारी के बाद ही कोई ना कोई निर्णय लिया जाएगा। अब यह देखने वाली बात होती है कि जो सरकार बनाने का जो फॉर्मूला होता है वो किस तरीके से इजाद होता है। हालांकि अभी वक्त इंतजार करने का है कि 11 मार्च का वक्त जो है वही तय करेगा कि आखिर गठबंधन जो है वो उत्तर प्रदेश में आता है। बिल्कुल बिल्कुल, बहुत शुक्रिया विक्रम इस खबर पर तमाम चर्चा और बातचीत के लिए। तो उत्तर प्रदेश में सियासी पारा लगातार गर्म होता जा रहा है। सभी सियासी दल इसी बात को लेकर जद्दोजहद में जुटे हुए हैं कि चुनावी मौसम में कैसे आम जनता को या फिर कहें वोटर्स को अपनी पार्टी की ओर आकर्षित किया जाए। वह चुनावी मौसम में यूपी की जनता को लुभाने और दूसरों को घेरने के लिए शब्द बाण भी खूब चलाए जा रहे हैं। प्रधानमंत्री मोदी कहते हैं कि प्रदेश को स्कैम से बचाना है, यानी समाजवादी पार्टी, कांग्रेस, अखिलेश और मायावती से दूर रखना है। इस कोड का डिकोड किया सपा मुखिया अखिलेश यादव ने। अखिलेश ने मोदी को उन्हीं की भाषा में जवाब देते हुए कहा कि देश को एएम से बचाना है, यानी निशाना अमित शाह और नरेंद्र मोदी पर था। मोदी और अखिलेश के बीच कोड डिकोड में मायावती भी जुबानी हमला करने में पीछे नहीं रही। उत्तर प्रदेश में चुनाव प्रचार चरम पर है। जैसे जैसे चुनाव नजदीक आ रहे हैं, चुनावी पारा बढ़ता जा रहा है। राजनीति तापमान में नेता एक दूसरे से आगे निकलने की होड़ में बयानों की बरसात कर रहे हैं। बयानों की बाजीगरी से एक दूसरे को चित्त करने में नेता लगे हैं। पीएम मोदी ने विरोधियों को कैसे जुमलों के जाल में फंसाया, आइए सुनते हैं। ये स्कैम के खिलाफ भाजपा की लड़ाई है। स्कैम का मतलब है एस समाजवादी, सी कांग्रेस, ए अखिलेश, एम मायावती। जुमलों की जुबानी जंग में एक दूसरे को मात देने के चक्कर में जनता की भलाई के बारे में कोई नहीं सोचता। मोदी जब अखिलेश पर हमला बोल रहे थे, तभी अखिलेश ने भी मोदी के तीर का ब्रह्मास्त्र तैयार कर लिया। अखिलेश ने भी मोदी के जुमले को उन्हीं की जुबान में जवाब दिया। हम भी स्कैम को कहते हैं कि इस देश को बचाना है, ये देश को हमें बचाना है और ए और एम से जिनके नाम आते हैं उनसे बचाना है। ये चुनाव का मौसम है। इस मौसम में नेता एक दूसरे को कोसने में कोई कसर नहीं छोड़ते। यूपी की महाभारत में मायावती भी किसी से कम नहीं। चुनावी मैदान में मायावती भी हुंकार भर रही हैं और विरोधियों को करारा जवाब दे रही हैं। अपने राजनीतिक स्वार्थ में अपने मूल सिद्धांतों व असूलों को भी ताक पर रखकर यहाँ बीजेपी के इशारों पर सरकार चलाने वाली और खासकर अल्पसंख्यक समाज विरोधी ऐसी इस समाजवादी पार्टी के साथ गठबंधन करके ये चुनाव लड़ रही है। जुमलेबाजी और जुबानी जंग में नेता एक दूसरे को मात देने से नहीं चूकते। चुनाव के दौरान किसी की जुबान काबू नहीं रहती, क्योंकि इस दौरान हर जनप्रतिनिधि जनता के दरबार में अपना हिसाब किताब देता है। अब देखना है कि जुमले और कोड का डिकोड करने से जनता पसीज जाएगी, क्या बयानों की बाजीगरी वोट में तब्दील हो जाएगी, क्या जनता इस राजनीतिक जादूगरी के जादू में फंस जाएगी। जनता के जवाबों का इंतजार रहेगा। अब देखना है कि मायावती की इस अपील का यहाँ की जनता पर, वोटरों पर कितना असर होता है और ये तो चुनाव परिणाम के बाद ही साफ हो पाएगा। कैमरामैन दीपक के साथ सुमंत कुमार, एपीएन, फिरोजाबाद। उत्तर प्रदेश के विधानसभा चुनाव में सभी राजनीतिक दल जीत के लिए नए नए पैतरे आजमा रहे हैं, लेकिन इन सब के बीच बीजेपी प्रचार के लिए खिलौने उतारकर प्रचार करने का नया तरीका निकाल कर लाई। अब सवाल यह है कि मायावती और अखिलेश के गठबंधन के मुकाबले बीजेपी का
एक तरफ अखिलेश यादव और राहुल गांधी रोड शो के जरिए जीत की ताल ठोक रहे हैं, तो वहीं दूसरी ओर प्रदेश में कमल खिलाने का दावा करने वाली भारतीय जनता पार्टी प्रचार के लिए खिलौनों का नजराना पेश कर रही है। जी हाँ, आप भी देखिए, एक तरफ मायावती की हुंकार, दूसरी ओर अखिलेश राहुल गांधी का यूपी का साथ पसंद है का नारा, तो वहीं बदले में बीजेपी का खिलौनों के जरिए प्रचार प्लान। टिकट देने में बाहरियों पर दिल बड़ा करने वाली बीजेपी तो वैसे ही पहले से ही अपनों की नाराजगी का शिकार है, तो वहीं दूसरी ओर प्रचार के लिए बजाय बड़ा ब्लूप्रिंट तैयार करने के बीजेपी ने खिलौनों के जरिए प्रचार का रास्ता अपनाया है। प्रचार सामग्री की जो बात हमारे कार्यकर्ता ही नहीं, आम जनता भी हमारी ये प्रचार सामग्री लेती है और महिलाएं हो चाहे नौजवान हो इनका उपयोग करते हैं। ये मैं देख रही हूँ कि ये बैंड है ये, और ये की रिंग है, ये ब्रोच लगाया आपने, ये साड़ी पिन है, ये साड़ी पिन और ये सब तमाम चीजें इस बार चुनाव में क्या मतलब लगता है आपको ज्यादा अट्रैक्टिव होगा कि महिलाएं हो चाहे नौजवान हो सभी भारतीय जनता पार्टी की तरफ आकर्षित हैं। हम जब इसको देते हैं अपने कार्यकर्ता को, गांव में वोट मांगने जाते हैं तो वो भी कहते हैं कि हमको यह बैंड चाहिए और हम भी भारतीय जनता पार्टी के प्रचार के अंग हैं। हाथों के ब्रेसलेट से लेकर बच्चों के हेयर बैंड तक बीजेपी इस बार विधानसभा चुनाव में प्रचार के लिए कुछ ऐसे ही माध्यमों का सहारा ले रही है, जिसे देखकर शायद आपको भी हैरानी होगी कि देश के सबसे बड़े सूबे के विधानसभा चुनाव में बीजेपी के घोषणा पत्र पर जहां एक तरफ मौजूदा सरकार की योजनाओं को कॉपी करने का आरोप लग रहा है, तो वहीं दूसरी ओर प्रचार के लिए ऐसी नायाब चीजें। हालांकि विपक्ष को बैठे बिठाए बीजेपी ने मुद्दा जरूर दे दिया है। लगभग 3 वर्ष से दिल्ली में उस पार्टी की सरकार है और 3 वर्ष में रत्ती भर काम उन्होंने जनता का नहीं किया। और आजकल नरेंद्र मोदी जी शब्दों को परिभाषित भी करते हैं। जो 3 अक्षर हैं, भ्रष्ट, झूठ की पार्टी बीजेपी। देखिए, टिकट वितरण के बाद भारतीय जनता पार्टी अपने आंतरिक कलह से एकदम जूझ रही है। भारतीय जनता पार्टी के तमाम वरिष्ठ, कर्मठ और ईमानदार नेताओं की जिस तरीके से उपेक्षा किया है भारतीय जनता पार्टी ने, 7 बार के विधायकों की, 5 बार के विधायकों की जिस तरीके से उन्होंने टिकट काटे हैं, उससे उनका कार्यकर्ता निश्चित रूप से एक विद्रोह की स्थिति में है। अब भारतीय जनता पार्टी एक इस तरीके के लालच दे करके अपने निशान का इस तरीके के वातावरण सृजन कर रही है, लेकिन उससे कोई लाभ नहीं होने वाला। कुल मिलाकर बीजेपी भले ही नारों के जरिए प्रदेश में परिवर्तन की बयार लाने की बात कह रही हो, लेकिन खिलौनों के जरिए प्रचार कर उत्तर प्रदेश में सत्ता का सपना वाकई हैरान करने वाला है। अनामिका सिंह, APN, लखनऊ। उत्तराखंड के सितारगंज में बसपा सुप्रीमो मायावती एक रैली करने जा रही हैं, जिसके बाद वो 9 फरवरी को हरिद्वार के लक्सर में एक जनसभा करेंगी। पार्टी पहले इन रैलियों को मतदान के आसपास प्लान कर रही थी, लेकिन मुख्यमंत्री हरीश रावत के हरिद्वार और US नगर जिले की सीटों से चुनाव लड़ने के फैसले के बाद अब रैली पहले आयोजित की जा रही है। केंद्रीय गृह मंत्री राजनाथ सिंह और मुख्यमंत्री हरीश रावत एक साथ आज हरिद्वार के दौरे पर रहेंगे। इस दौरान राजनाथ सिंह हरिद्वार ग्रामीण विधानसभा क्षेत्र के बादशाहपुर के दुर्गागढ़ और रानीपुर विधानसभा क्षेत्र के बहादुराबाद में अलग अलग 2 जनसभाओं को संबोधित कर बीजेपी के पक्ष में माहौल बनाने की कोशिश करेंगे। तो मुख्यमंत्री हरीश रावत शहर विधानसभा सीट पर प्रत्याशी ब्रह्म स्वरूप ब्रह्मचारी के समर्थन में रोड शो और ज्वालापुर विधानसभा के कोटा माछारेडी में एक जनसभा को संबोधित करेंगे। राजनाथ सिंह की कल होने वाली जनसभा को सफल बनाने के लिए बीजेपी नेता पूरी ताकत के साथ जुट गए। बड़ी संख्या में कार्यकर्ताओं के जनसभा में पहुंचने की अपील की जा रही है। बीजेपी प्रत्याशियों का कहना है कि स्टार प्रचारकों के हरिद्वार में जनसभा करने से जनता में और उत्साह बढ़ेगा। माननीय राजनाथ सिंह को लोग सुनना चाहते हैं और मैं समझता हूं कि उससे हमारी विधानसभा और ज्वालापुर विधानसभा, दोनों विधानसभा के प्रत्याशियों को, भारतीय जनता पार्टी को इन दोनों विधानसभा में भारी लाभ होगा उनकी सभा होने के बाद। हरीश रावत जी या उसके चाहने वाले लोग जब भी कोई वोट मांगने के लिए आएंगे, हम उनसे पूछेंगे, जब हरीश रावत जी मुख्यमंत्री बनने के बावजूद यहाँ कोई काम नहीं कर पाए, वो विधायक बन के क्या काम कर सकते हैं? वो यहाँ सांसद भी रहे, केंद्रीय मंत्री रहे, जब उन्होंने कुछ विकास नहीं किया, अब विधायक बन के क्या खाक करेंगे यहाँ पर?
कांग्रेस की केंद्रीय चुनाव प्रभारी कुमारी शैलजा ने कहा है कि उत्तराखंड में कांग्रेस मजबूत होकर सत्ता में लौट रही है। कुमारी शैलजा ने हल्द्वानी आकर स्वराज भवन में कांग्रेसी कार्यकर्ताओं की बैठक को लेकर कांग्रेस के हाथ मजबूत करने का ऐलान किया। पूरे कार्यक्रम के दौरान कुमारी शैलजा कांग्रेस उपाध्यक्ष राहुल गांधी के पद को भूल गए। उन्हें करीब 3 बार कांग्रेस का राष्ट्रीय अध्यक्ष बता डाला। रावत के बाहुबली वीडियो पर कुमारी शैलजा ने कहा कि उन्होंने वीडियो देखा नहीं, इसीलिए टिप्पणी करना ठीक नहीं होगा। शैलजा ने कहा कि उत्तराखंड का अपमान बीजेपी ने किया है, यहाँ पर लोकतंत्र के साथ खिलवाड़ किया गया। राज्य को मुख्यमंत्री पद का उम्मीदवार तक बीजेपी ने नहीं दिया है। उत्तराखंड का अपमान तो भारतीय जनता पार्टी ने किया है सबसे ज्यादा। जिस तरह से उन्होंने यहाँ पर लोकतंत्र के साथ खिलवाड़ किया है, आज के दिन इनके पास कोई चेहरा नहीं है। क्या प्रधानमंत्री जी हर प्रदेश के मुख्यमंत्री बनेंगे? आकर वो जो सब जिस तरह से छाती ठोक ठोक कर वो बात करते हैं, तो क्या यहाँ के मुख्यमंत्री बनेंगे? वो क्या चेहरा दिया है उन्होंने यहाँ पर? कोई बात नहीं, सब झूठे वायदे हैं, खोखलापन है भारतीय जनता पार्टी का। इनके भाषणों की तरह केवल जुमले के ये नेता हैं। सरकार कांग्रेस की बनेगी, मणिपुर में कांग्रेस की बनेगी, उत्तराखंड में कांग्रेस की बनेगी, यूपी में कांग्रेस सपा की मिलकर बनेगी। आप देखेंगे कि इन चुनावों में 5 राज्यों में पूरी तरह से भारतीय जनता पार्टी को इन राज्यों की जनता नकारेगी और सरकार कांग्रेस पार्टी की या कांग्रेस अलायंस की बनेगी। गरीब नवाज फाउंडेशन के राष्ट्रीय अध्यक्ष अंसार रजा ने शनिवार को प्रेस क्लब में समाजवादी पार्टी पर गंभीर आरोप लगाते हुए कई सवाल पूछे हैं। मुख्यमंत्री अखिलेश यादव से सवाल पूछते हुए कहा कि मुस्लिम समाजवादी पार्टी को आखिर वोट क्यों दें। 2012 के चुनावी घोषणा पत्र में अल्पसंख्यकों के लिए किए गए वायदों को अब तक पूरा नहीं किया गया और चुनाव देखते ही नए वायदे करने लग गए हैं। ये आरोप गरीब नवाज फाउंडेशन के राष्ट्रीय अध्यक्ष अंसार रजा ने लगाए हैं। मुख्यमंत्री अखिलेश यादव को घेरते हुए रजा ने सवाल पूछा कि रामगोपाल यादव पिछले दिनों भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष अमित शाह से मिलने क्यों और किस एजेंडे को लेकर गए, जबकि अखिलेश यादव ने इस मुलाकात का खंडन भी क्यों नहीं किया। अखिलेश यादव पर हमलावर होते हुए अंसार ने कहा कि जब मुख्यमंत्री पिता और चाचा के नहीं हुए तो और किसी के कैसे हो सकते हैं। आपको जब बेटा जूते की नोक पर रखेगा तो दर्द तो कहीं ना कहीं होगा। जो अपने बाप का नहीं हुआ बाप, वो उत्तर प्रदेश के हिंदू मुसलमानों का कैसे होगा? सवालों की झड़ी लगाते हुए रजा ने सवाल दागा कि हाशिमपुरा कांड के पीड़ितों को अब तक मुआवजा नहीं मिला है। इतनी समस्याओं के बाद भी सैफई में महोत्सव के नाम पर मौज मस्ती होती रही है। इस दौरान सवालों की झड़ी के बीच गरीब नवाज फाउंडेशन के राष्ट्रीय अध्यक्ष अंसार रजा ने बहुजन समाज पार्टी को वोट करने की अपील किया। मैं समर्थन दे रहा हूँ, बिल्कुल मैं समर्थन दे रहा हूँ और उत्तर प्रदेश के तमाम हिंदू मुस्लिम दलित भाइयों से कहूंगा कि दिल खोल करके बीएसपी को वोट करें। उत्तर प्रदेश के मुसलमानों का दर्द देखा है। आप मुजफ्फरनगर चले जाइए, आप हाशिमपुरा चले जाइए। अखिलेश यादव साहब ने ऐलान करने के बाद आज तक हाशिमपुरा के लोगों को मुआवजा नहीं दिया। किसके कहने पर रोका आपने? चुनावी साल में सभी सियासी दलों के साथ उलेमा, मौलाना और धर्मगुरु भी अपनी बातों को लेकर मीडिया से दो चार होने लगे हैं। ऐसे में मिशन 2017 को लेकर इन धर्मगुरुओं के उपदेशों का कितना असर जनता पर पड़ता है, ये तो आने वाला वक्त तय करेगा। विक्रम मिश्रा, APN, लखनऊ। युवाओं ने दिया साथ तो समझो बेड़ा पार। लगभग हर राजनीतिक दल इस रणनीति के जरिए 2017 के विधानसभा चुनाव में जीत का सेहरा बांधने का सपना देख रहा है और इसी लिहाज से अपने घोषणा पत्र में युवाओं के लिए तोहफों की झड़ी भी लगाई जा रही है। लेकिन क्या वाकई में यूपी के विधानसभा चुनाव में कारगर होगा युवा फैक्टर? देखिए ये रिपोर्ट। जिस ओर जवानी चलती है उस ओर जमाना चलता है, ये नारे अक्सर युवा नेता युवा जोश को बढ़ाने के लिए लगाते हैं और यही वजह है कि चुनाव में हर राजनीतिक दल युवाओं की तरफ हसरत भरी निगाहों से देख रहा है। इस बार भी फीस में छूट हो या फिर रोजगार के अवसर, लैपटॉप के साथ 1 GB फ्री डेटा हो या फिर स्मार्टफोन के वादे, हर राजनीतिक दल की ओर से युवाओं की झोली में डालने के लिए ये बातें कही जा रही हैं। लेकिन ये मेहरबानियां यूं ही तो नहीं, क्योंकि चुनाव आयोग की रिपोर्ट के मुताबिक प्रदेश में 4.12 करोड़ मतदाताओं में युवा वोटर 4.5 करोड़ है। 2012 में अखिलेश यादव ने जीत की इस रणनीति का भरपूर फायदा भी उठाया था, जब अखिलेश यादव लैपटॉप के वायदे के साथ सत्ता के शिखर पर पहुंचे
और इस बार भी उनकी रणनीति कुछ ऐसी ही है। किसान, मजदूर, नौजवान ये देख रहे हैं कि यही सरकार आए, तो ये हमारा विजन है। हम चाहते हैं कि यूपी के युवाओं को, यूपी के लोगों को पता लगे कि उत्तर प्रदेश जवाब दे रहा है, रिस्पॉन्स दे रहा है। उत्तर प्रदेश के डीएनए में क्रोध, गुस्सा नहीं है। लेकिन आइए अब राजनीतिक दलों के उन वादों की पड़ताल भी कर ले जिन्होंने खास तौर पर युवाओं के लिए दिल के दरवाजे इस कदर खोल दिए हैं मानो युवाओं की झोली तोहफों से भर जाए। समाजवादी पार्टी के चुनावी घोषणा पत्र के वादे पर नजर डालते हैं। मेधावियों को मुफ्त लैपटॉप, मुफ्त समाजवादी स्मार्टफोन, सरकारी विभागों में रोजगार का सृजन, विश्वविद्यालयों में फ्री वाईफाई की सुविधा, गरीब मेधावी छात्रों को उच्च शिक्षा के लिए शुरू होगी स्कॉलरशिप योजना, गरीब परिवार के छात्रों को विश्वविद्यालय तक भेजने के लिए बस की सेवा, कक्षा 9 से 12वीं के छात्राओं को मुफ्त साइकिल, ग्रामीण क्षेत्रों में मेधावी छात्राओं को सोलर लैंप, साथ ही साथ कामकाजी महिलाओं और लड़कियों के लिए शहरों में छात्रावास की योजना। तो अब बीजेपी की तरफ से युवाओं के लिए वादों का पिटारा भी देख लीजिए। 5 साल में 70 लाख रोजगार और स्वरोजगार के अवसर, उद्योगों में 90% युवाओं को नौकरियां, श्रेणी 3 और 4 की नौकरियों में खत्म होंगे इंटरव्यू, शिक्षा मित्रों को 3 महीने में नौकरी, सभी युवाओं को मुफ्त लैपटॉप और 1 GB फ्री डेटा, इंटर तक मुफ्त शिक्षा, साथ ही इंटर में 50% अंक पाने वाले छात्रों को ग्रेजुएशन तक मुफ्त शिक्षा। लेकिन जरूरी ये भी जानना है कि आखिर इन वादों पर क्या राय रखते हैं यूपी के युवा। हम देख चुके हैं 4 साल में, हमने 5 साल में सपा को भी देखा, उन्होंने बस कुछ नहीं किया है, बस लैपटॉप हम ही लोग के टैक्स पे, जितने भी हम लोग का वो टैक्स हुआ है उसी पे बस उन्होंने लैपटॉप बांटे हैं। अखिलेश यादव, क्योंकि स्टूडेंट्स के लिए उन्होंने काफ़ी कुछ किया है, लैपटॉप दे रहे हैं गरीब बच्चों को और बहुत से रीजंस हैं इसमें। आपकी पसंद अखिलेश यादव? हाँ। अखिलेश यादव, राहुल गांधी या अमित शाह? अखिलेश यादव। क्यों? अखिलेश यादव प्रदेश का विकास किए हैं इसलिए। आप अखिलेश यादव, राहुल गांधी? या नहीं, अखिलेश यादव, राहुल गांधी नहीं। अखिलेश यादव का जो विकास करने का तरीका बहुत बढ़िया है। अमित शाह। अमित शाह जी, मोदी जी लीड कर रहे हैं और अच्छा काम कर रहे हैं, इसलिए अमित शाह अच्छा काम करेंगे। यानी वादों की झड़ी हर तरफ से जगमगा रही है और तय यूपी के युवाओं को करना है कि अगली सरकार की शक्ल में उनका भविष्य कैसा हो। अब तो बारी वोट के चोट की है, जिसको लेकर युवाओं ने भी मन बना लिया होगा। गोवा और पंजाब में मतदान संपन्न होने के साथ ही 5 राज्यों में विधानसभा चुनाव का शुभारंभ हो गया। दोनों राज्यों में एक चरण में मतदान कराया गया। गोवा में जहां रिकॉर्ड 83% मतदान हुआ, वहीं पंजाब में तकरीबन 70% लोगों ने वोट डाले। 5 राज्यों में 36 दिनों तक चलने वाला विधानसभा चुनाव का पहला चरण पूरा हो गया। पंजाब और गोवा में एक चरण में सभी सीटों के लिए मतदान संपन्न हुआ। गोवा में इस बार 83% मतदान हुआ, जो पिछली बार से करीब 2% ज्यादा है। The turnout has come to be the record turnout in Goa. While it was in the last assembly election, it was 81.8%. Till now, the information received is 83%. उधर 117 विधानसभा सीटों वाले पंजाब में सत्ताधारी अकाली दल बीजेपी गठबंधन को कांग्रेस और आम आदमी पार्टी से जबरदस्त टक्कर मिल रही है। इस चुनाव में कई दिग्गजों की किस्मत दांव पर है। मुख्यमंत्री प्रकाश सिंह बादल आखिरी बार चुनावी मैदान में हैं, तो कांग्रेस के सीएम उम्मीदवार कैप्टन अमरिंदर सिंह का भी ये अंतिम चुनाव है। पंजाब में 70% से ज्यादा वोटिंग हुई। At 5 p.m. the tentative figure reported from various channels like SMS, on phone calls is 70%. 70%. This is a tentative figure. गोवा में 40 विधानसभा सीटों के लिए भी पंजाब के साथ वोट डाले गए। कांग्रेस गोवा में 37 सीटों पर चुनाव लड़ रही है, तो वहीं सत्ताधारी बीजेपी ने 36 सीटों पर अपने उम्मीदवार उतारे। पहली बार राज्य विधानसभा चुनाव में अपनी किस्मत आजमाने उतरी आम आदमी पार्टी ने 39 सीटों पर अपने उम्मीदवार खड़े किए। वोटों की गिनती 11 मार्च को होनी है और उसी दिन पता चलेगा कि किस उम्मीदवार की किस्मत खुली और किसको 5 साल इंतजार करना होगा। ब्यूरो रिपोर्ट, APN।
तमिलनाडु में तेजी से बदल रहे राजनीतिक समीकरणों के बीच चिन्नम्मा यानी कि शशिकला के मुख्यमंत्री बनने की संभावनाएं बढ़ती जा रही हैं। अटकलें लगाई जा रही हैं कि सत्तारूढ़ एआईएडीएमके की कमान अपने हाथों में लेने के बाद वीके शशिकला मुख्यमंत्री बन सकती हैं। इस बारे में फैसला लेने के लिए रविवार को विधायकों की बैठक बुलाई गई। फिलहाल शशिकला एआईएडीएमके में महासचिव का पद संभाल रही हैं। खबरों के मुताबिक 8 या फिर 9 फरवरी को शशिकला सत्ता की कमान अपने हाथों में ले सकती हैं। जयललिता के विश्वस्त और तमिलनाडु सरकार की मौजूदा सलाहकार शीला बालाकृष्णन को भी शुक्रवार रात इस्तीफा देने का निर्देश दिया गया और माना जा रहा है कि सारी तैयारी शशिकला को नेतृत्व सौंपे जाने के मद्देनजर की जा रही। पूर्व मुख्यमंत्री और पार्टी प्रमुख जयललिता के आकस्मिक निधन के बाद पन्नीरसेल्वम को मुख्यमंत्री पद सौंपा गया था। अस्पताल में इलाज के दौरान खुद जयललिता ने पन्नीरसेल्वम को कार्यकारी मुख्यमंत्री नियुक्त किया था। तमिलनाडु में कौन सत्ता संभालेगा, शशिकला बनेगी सीएम, इसको लेकर कयासों का दौर जारी है। लेकिन एपीएन इन कयासों पर पहले ही विराम लगाते हुए ये बता चुका है कि शशिकला नटराजन ही तमिलनाडु की अगली मुख्यमंत्री होंगी। जब कयासों का बाजार गर्म था तब हमने बता दिया था कि चिन्नम्मा यानी कि शशिकला मुख्यमंत्री बन सकती। एपीएन ने 2 जनवरी को ही खबर पर मुहर लगाई थी। 27 जनवरी को भी हमने ये बताया था कि शशिकला बनेगी तमिलनाडु की मुख्यमंत्री और इसीलिए तो देश की जनता हमारे ऊपर विश्वास करती, हमारी खबर पर भरोसा जाहिर करती है और इसीलिए हम कहते हैं कि खबर है तो दिखेगी। खबर हो जाने पर तो सब दिखाते हैं, लेकिन खबर बनने से पहले हम ही बताते हैं। चिन्नम्मा शशिकला का युग आने के संकेत साफ तौर पर मिलने लगे हैं। जो हम पहले बताते हैं वो बाद में बनती हैं सुर्खियां। उन्हें राज्य के मुख्यमंत्री बनाने की तैयारी शुरू हो गई है। हमने जो दिखाया वही सबने बताया, इसलिए तो हम जनता के बीच हैं विश्वसनीय। दुनिया के सबसे खूबसूरत मुगल गार्डन में फव्वारों से निकलते पानी की बौछारों संग संगीत की मधुर धुन, रंग बिरंगे फूलों की खुशबू लेने के लिए अब आप तैयार हो जाइए, क्योंकि आज से मुगल गार्डन में आम लोगों के लिए ये खुलने जा रहा है। राष्ट्रपति भवन की तरफ से जारी विज्ञप्ति के मुताबिक ये आम पर्यटकों के लिए 12 मार्च तक खुला रहेगा। इन 5 हफ्तों के दौरान इसे सोमवार को मेंटेनेंस के लिए बंद रखा जाएगा और इसे हर रोज सुबह 9:30 बजे से शाम 4 बजे तक के लिए खोला जाएगा। इस दौरान मुगल गार्डन के साथ साथ स्पिरिचुअल गार्डन, हर्बल गार्डन, बोनसाई गार्डन और म्यूजिकल गार्डन भी आम लोगों के लिए खोल दिया जाएगा। मुगल गार्डन में दर्शकों के लिए राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी और उनकी स्वर्गीय पत्नी सुब्रा मुखर्जी के नाम से प्रणब और सुब्रा मुखर्जी गुलाब वैरायटी 2017 भी देखने को मिलेगी। वह प्रदूषण से बचाव के लिए नासा की ओर से प्रस्तावित एयर प्योरीफाई प्लांट प्रदर्शनी में करीब 32 प्लांट की प्रदर्शनी भी लगाई जा रही। इस प्रदर्शनी में रखे गए फूलों और पौधों को दर्शक अपने घरों में भी रख सकते हैं। मुंबई में महानगर पालिका के चुनाव को लेकर हर पार्टी अपनी तैयारी कर रही है, लेकिन कांग्रेस पार्टी की आपसी लड़ाई सबसे ज्यादा चर्चा में। इस लड़ाई में कई पूर्व विधायक जहां पार्टी छोड़ चुके हैं, वहीं नारायण राणे, प्रिया दत्त, मिलिंद देवड़ा, अशोक चौहान जैसे वरिष्ठ नेता लगातार संजय निरुपम का विरोध कर रहे हैं। इन सभी का आरोप है कि संजय निरुपम पार्टी में तानाशाही कर रहे हैं और सिर्फ अपने लोगों को टिकट दे रहे हैं। आलम यह है कि आज कांग्रेस अपना मैनिफेस्टो जारी करेगी और संकल्प में पार्टी की जीत का दावा तो किया जाएगा, लेकिन आश्चर्य है कि मुंबई के मालवनी इलाके में यह कार्यक्रम रखा गया। और अब बात करते हैं मुंबई में मौजूद हमारी संवाददाता ज्योति शर्मा से। जी बिल्कुल, जब से मुंबई महानगर पालिका चुनाव की घोषणा की गई है तब से सभी पार्टियां अपनी तैयारी में लगी हुई है, लेकिन सबसे ज़्यादा चर्चा का विषय जो बना हुआ है वो कांग्रेस का आपसी कलह है। जहां एक और कांग्रेस के कई सीनियर लीडर्स ने पार्टी छोड़ दी है, वहीं दूसरी ओर नारायण राणे, प्रिया दत्त, मिलिंद देवड़ा, अशोक चौहान जैसे सीनियर लीडर्स संजय निरुपम पर आरोप लगा रहे हैं कि वो तानाशाह हैं और उनका विरोध कर रहे हैं। उनका यह भी मानना है कि संजय निरुपम ने केवल अपने लोगों को टिकट दी है, जिसके चलते आज कांग्रेस अपना मैनिफेस्टो जारी करेगी। लेकिन आश्चर्य वाली बात यह है कि यह मैनिफेस्टो जो जारी किया जा रहा है, जिसमें पार्टी की जीत का संकल्प लिया जाएगा, वो मुंबई के मालवनी क्षेत्र में लिया जाएगा, जो कि संजय निरुपम के खास विधायक असलम शेख का क्षेत्र है। इसे पार्टी का सिर्फ फुटोल ही कहा जाएगा कि कांग्रेस पार्टी अपना मैनिफेस्टो जारी करने का निर्णय मालवनी जैसे क्षेत्र में लिया है।
अब देखना यह होगा कि बीएमसी चुनाव में अपनी आपसी कलह के साथ कांग्रेस क्या करे। चलिए, बिल्कुल, बहुत शुक्रिया इस खबर पर तमाम जानकारी और बातचीत के लिए। और आइए अब आपको दिखाते हैं चुनाव से जुड़ी खबरें इलेक्शन एक्सप्रेस में। बदायूं के बिसौली विधानसभा क्षेत्र के बीजेपी प्रत्याशी कुशाग्र सागर के समर्थन में एक जनसभा को संबोधित करते हुए राजनाथ सिंह ने सपा, बसपा और कांग्रेस पर निशाना साधा। केंद्रीय ऊर्जा मंत्री पीयूष गोयल ने सहारनपुर में बीजेपी प्रत्याशियों के समर्थन में चुनावी जनसभाओं को संबोधित किया। रायबरेली के सलोन विधानसभा क्षेत्र के करैया बाजार चौराहे के पास जनसभा को संबोधित करते हुए बसपा के राष्ट्रीय महासचिव सतीश चंद्र मिश्र ने विरोधियों पर जमकर निशाना साधा। बस्ती में योगी आदित्यनाथ ने दावा किया कि यूपी में बीजेपी की सरकार बनते ही राम मंदिर बनेगा। केंद्रीय महिला कल्याण राज्य मंत्री कृष्णा राज ने लखीमपुर खीरी के श्रीनगर विधानसभा क्षेत्र में सपा पर निशाना साधा और बीजेपी के खाते में 300 से ज्यादा सीटें आने का दावा किया। केंद्रीय मंत्री रविशंकर प्रसाद ने गाजियाबाद में कहा कि उत्तर प्रदेश को भाई भतीजावाद और भ्रष्टाचार के अलावा गुंडाराज के दलदल से आजाद करवाना है। हापुड़ में रालोद के राष्ट्रीय अध्यक्ष अजीत सिंह ने हापुड़ विधानसभा की रालोद की प्रत्याशी अंजू मुस्कान के समर्थन में जनसभा को संबोधित किया। अजीत सिंह ने बीजेपी पर निशाना साधते हुए कहा कि हम यूपी में बीजेपी की सरकार नहीं बनने देंगे। भदोही की ज्ञानपुर सीट से बाहुबली विधायक विजय मिश्र सपा के टिकट कटने के बाद पार्टी से इस्तीफा देकर निषाद पार्टी से चुनाव लड़ रहे हैं। एक सभा के दौरान उन्होंने अपनी जान को खतरा भी बताया। हमीरपुर में बीजेपी प्रत्याशी के समर्थन में आए केंद्रीय मानव संसाधन राज्य मंत्री ने प्रियंका गांधी की तुलना घर में रखे सजावटी बर्तन से कर डाली और साथ ही कहा कि सपा कांग्रेस गठबंधन लोहिया जी की लोहिया भूल चुकी। रिटायर्ड आईएएस और इलाहाबाद के पूर्व कमिश्नर बादल चटर्जी भी विधानसभा चुनाव में ताल ठोकने जा रहे हैं। इलाहाबाद की शहर उत्तरी विधानसभा सीट से 6 फरवरी को बादल चटर्जी बतौर निर्दलीय प्रत्याशी अपना नामांकन दाखिल करेंगे। उन्होंने कहा कि निर्वाचन आयोग के निर्देशों का पालन करते हुए कम से कम बजट में जनता के बीच जाकर विकास के मुद्दे पर चुनाव लड़ेंगे। जालौन में एक महिला ने नामांकन स्थल पर जमकर हंगामा काटा और सपा के सदर विधायक दयाशंकर वर्मा पर कई गंभीर आरोप लगाते हुए जिला प्रशासन से शिकायत की। निर्वाचन आयोग के दिशा निर्देश पर विधानसभा चुनाव को प्रभावित करने वालों पर लगाम लगाते हुए मुजफ्फरनगर में पुलिस और आबकारी विभाग की संयुक्त टीम ने एक बंद फैक्ट्री पर छापा मारकर हरियाणा से तस्करी कर लाई गई 17 लाख की अवैध शराब और चुनावी सामग्री बरामद की। और इसी के साथ इस बुलेटिन में फिलहाल के लिए इतना ही। एपीएन न्यूज में खबरों का सिलसिला लगातार जारी।